Hello student, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. चलिए हमने स्टार्ट करना था एक्टिविटी 4.4. Take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon. तो आपने एक ऐसा स्पून लेना है जिसका जो हैंडल होगा वो काफी लंबा हो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जिससे आपके हाथ के ऊपर कोई भी हीट महसूस ना हो, आपका हाथ बर्न ना हो। ठीक है, उसमें क्या लेना है, आपने सल्फर को लेना है पाउडर फॉर्म में और उसको क्या करना है, हीट इट, उसको हमने हीट करना है। इफ deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape shown in figure. अब अगर आपके पास ऐसा डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है जो आपको फिगर में लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो आप किसी भी बॉटल का एक ढक्कन ले लें, मेटल का होना चाहिए, और उसके ऊपर एक वायर को रैप कर लें और उसको वायर को काफी लंबा ऊपर तक ले जाएं। मेटल की वायर होगी तो हार्ड रहेगी, स्ट्रेच रहेगी। ठीक है, तो आपको ऐसा राइट साइड में जो दिख रहा है ऐसा स्पून मिल जाएगा। इसमें सल्फर का पाउडर डाल लें और इसको हीट करें। एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जैसे ही सल्फर यहाँ पे बर्न करना स्टार्ट करेगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार या ग्लास टम्बलर, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। जैसे ही सल्फर बर्न करेगा, उस स्पून को आपने किस में डाल देना है, इस गैस जार में डाल देना है। ठीक है, कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डजंट एस्केप। इसका जो ढक्कन है जल्दी से उसको कवर कर देना है ताकि जो भी गैस निकलेगी वो बाहर ना निकल सके। वो गैस किसकी है, वो सल्फर की गैस है। उसके बाद क्या करना है, रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड। ठीक है, उसके बाद आपने स्पून को बाहर निकाल लेना है और उसके अंदर आपने पानी डालना है और जल्दी से लिड को रिमूव करना है और उसको अच्छे से शेक करके टम्बलर को, कांच के गिलास को या इस बीकर को, चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। उसको किसके साथ चेक करना है, लिटमस पेपर। ब्लू वाला भी चेक कर लें, रेड वाला भी चेक कर लें। अब ये चेक क्यों कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल, जो सल्फर हमने लिया है वो एक नॉन मेटल है। अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन कहां से आई, जो हम उसको हीट कर रहे हैं, किसी भी चीज को हीट करते हैं मतलब हम किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, आपको पता है SO2। फिर हमने क्या डाला, इसमें वाटर डाला, तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा। अब इसका पता कैसे चलेगा, रेड और ब्लू लिटमस पेपर से। अब आपको पता है जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनने वाला है वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और एसिड नेचर का पता कैसे चलेगा, ये क्या करेगा, ब्लू वाले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड वाला रेड का रेड पड़ा रहेगा। हमें पड़ा है एसिड वाले क्या होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको देखो नीचे पिक्चर में दिख रहा है कि जो ब्लू वाला था, ऊपर से देखो जो ब्लू है वो नीचे जब सॉल्यूशन में डाला तो वो नीचे से रेड हो गया और रेड वाला रेड ही पड़ा। तो यहां से प्रूफ हो गया कि नॉन मेटल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आपको रिएक्शन दे रखी है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये कैसे बना, सल्फर को जब हमने हीट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना SO2। जब हमने उसके बाद उसमें वाटर डाला H2O, तो क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। याद रखना है फॉर्मूला, ये बनेगा। अब आपको पता ही है कि एसिड बन रहा है और एसिड क्या करते होते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट। तो द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो यहां से क्या इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आ गई, जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो यहां से प्रूफ हो गया
कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड नेचर के होते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जो मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसेस यू हैव रीड इन क्लास 7th में आपने जो भी एसिड बेस के एग्जांपल पढ़े हुए हैं उसको इस टेबल में लिखना है। आपने 4.4 टेबल जो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, और वहां से हमने मेटल और नॉन मेटल अलग अलग करके लिखने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है, फर्स्ट जो रो है वहां पे लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसमें मेटल कौन सा है, तो कैल्शियम इसमें मेटल है। और राइट साइड में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें नॉन मेटल कौन सा है, तो सल्फर है। सेकंड में लिख लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसमें मेटल कौन सा होगा, सोडियम होगा। राइट साइड में लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें नॉन मेटल कौन सा है, हाइड्रोजन गैस। तीसरा लिख लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा, पोटेशियम। इधर लिख लो नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नॉन मेटल कौन सा है, नाइट्रोजन है। फोर्थ में लिख लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। और राइट साइड में लिख लो कार्बोनिक एसिड। नाम से पता लग रहा है नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन होगा। फिफ्थ में लिख लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मेटल कौन सा, एल्यूमिनियम। राइट साइड में लिख लो सल्फ्यूरस एसिड। नॉन मेटल कौन सा, सल्फर। जैसे हमने अभी देखा था H2SO3, नॉन मेटल कौन सा था, सल्फर था। तो ये आपका टेबल यहां पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद वाटर। वाटर से कैसे रिएक्शन करेंगे मेटल और नॉन मेटल। तो अगर हम बात करें मेटल में, तो मेटल में जो सोडियम होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर से इसकी रिएक्शन क्या होती है, बहुत जोर से एकदम से हो जाती है, विगरसली। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। बहुत ज्यादा इसमें से हीट निकलती है। इट इज देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन। इसलिए पोटेशियम जो सोडियम है इनको हम वाटर में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर में डालेंगे तो ब्लास्ट हो जाना है, हीट निकलनी है बहुत ज्यादा। इसलिए इसको डाल देते हैं केरोसिन में और वहां पे उसको स्टोर किया जाता है। अब इसको अगर देख रहे हैं तो आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं, जो कि 4.5 एक्टिविटी है। टेक अ 250 ml बीकर या गिलास टम्बलर ले लो, कांच का गिलास। फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आधा भर लो उसको पानी से। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब जो सोडियम मेटल है हमने पीछे पढ़ा था, ये एक ऐसा मेटल है जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिसको हम नाइफ से काट सकते हैं। तो नाइफ से इसको कट कर लो, बिल्कुल छोटा सा पीस। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर आपको दिखाया था, लैब में पड़ा हुआ है ना हमारे, तो वहां पे क्या है, इसको फिल्टर पेपर के ऊपर रख के उसको ड्राई कर लो। एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। और उसको उसके ऊपर क्या लपेटना है, अपने कॉटन का पीस लपेट देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। अब जो आपने कॉटन का ऊपर लपेटा हुआ वैसा का वैसा आपने उसको बीकर में डाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली, अच्छे से देखना है क्या हुआ। व्हेन रिएक्शन स्टॉप टच द बीकर। जब सारी रिएक्शन हो जाएगा, आपको हीट सी दिखेगी वहां पे आग से निकलती हुई, उसके बाद आपको बीकर को टच करके देखना है। व्हाट डू यू फील, आपको कैसा महसूस हुआ। हैज द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर हॉट है, तो बिल्कुल बीकर गर्म होगा, क्योंकि बीच में से क्या निकली है, हीट निकली है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको टेस्ट कर लो कि ये एसिड होगा या बेस होगा। तो ये किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या करेंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे। बेसिक का मतलब ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। You observe that sodium react vigorously with water. जब आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया लैब में, तो आपको पता लग गया कि सोडियम विगरसली रिएक्ट करता है वाटर से। Some other metal do not do so. लेकिन दूसरे मेटल ऐसा नहीं करते। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, लोहे के ऊपर आप वाटर डाल दें, ऐसा तो है नहीं कि वहां से हीट निकलेगी, बहुत ज्यादा कुछ रिएक्शन होगी, काफी टाइम लगता है।
आयरन को रिएक्ट करने में वाटर के साथ, काफी टाइम बाद जंग लगेगी। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब देखो वाटर की मेटल्स के साथ तो रिएक्शन हमने बता दी, अब नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करते। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे नॉन मेटल होते हैं जो किससे रिएक्शन कर लेते हैं, एयर से। अब देखो अगर खुले में छोड़ेंगे तो वो रिएक्शन कर लेंगे, तो उसको किस में स्टोर कर देते हैं, वाटर में, क्योंकि वाटर में वो कोई रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये फायर कैच करता है अगर हम इसको एयर में एक्सपोज कर दें, मतलब अगर खुले में छोड़ दें इसको फॉस्फोरस को तो वहां पे आग लग जाएगी फॉस्फोरस में, इसलिए इसको वाटर में स्टोर करते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, सोडियम वाला भी और फॉस्फोरस वाला भी। सोडियम तो वाटर से रिएक्शन कर लेता है विगरसली, इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। फॉस्फोरस एयर से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए उसको वाटर में रखते हैं। To prevent the contact of phosphorus with atmospheric oxygen, is it stored in water? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद एसिड। एसिड से ये कैसे रिएक्शन करेंगे, मेटल और नॉन मेटल। तो उसके लिए आपको एक एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। क्या करना है इस एक्टिविटी में, टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। जो आपको टेबल 4.5 दिख रहा है नीचे, इसमें जो भी मेटल और नॉन मेटल हैं उनको आप इकट्ठा कर लो इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ए बी सी डी ई एंड एफ। और सभी जो मेटल और नॉन मेटल हैं इनको आपने टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है और उनको लेबल करना है ए से लेकर एफ तक। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब। अब देखो हमने रिएक्शन किससे करवा के देखनी है, किसी एसिड से। तो एसिड कौन सा लिया हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, HCl। HCl इसका फॉर्मूला है। 5 ml हमने सभी टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है 1 by 1। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, और रिएक्शन को चेक करना है हमने। तो टेबल पे आ जाओ, क्या होगा, सबसे पहले ए टेस्ट ट्यूब में हमारा कौन सा मेटल है, मैग्नीशियम रिबन है, Mg। अब जब ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ तो क्या होता है, यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि Mg प्लस HCl जब होगा तो एक तो साल्ट बनता है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कौन सा बनेगा, MgCl2 बनता है, जो आपको 9th 10th में समझ में आएगा कि रिएक्शन कैसे हुई। फिलहाल यहाँ पे टेबल में लिखो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब वो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर पे तो हाइड्रोजन गैस देगा, और अगर हम इसको क्या कर दें, वार्म कर दें, गर्म कर दें, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो रैपिड रिएक्शन हो जाएगी। रैपिड का मतलब तेजी से रिएक्शन होगी। तो दोनों कॉलम आपके फिल हो गए। अब अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह कौन सा ले लें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब इसमें भी वही होगा, क्योंकि ये भी के एक क्या है, एसिड है। तो यहाँ पे भी गिव हाइड्रोजन गैस आएगा रूम टेम्परेचर पे, और वार्म पे क्या आ जाएगा, रैपिड रिएक्शन, मतलब तेजी से रिएक्शन हो जाएगी। दूसरा हमारा बी टेस्ट ट्यूब में है एल्यूमिनियम की फॉयल। अब एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, इसमें भी सारा कुछ सेम आएगा। पहले वाले में गिव हाइड्रोजन गैस, फिर रैपिड रिएक्शन, फिर गिव हाइड्रोजन गैस और फिर रैपिड। आयरन हमारा तीसरा टेस्ट ट्यूब में है, वो भी एक मेटल है, इसमें भी सेम का सेम। बात करें अगर डी टेस्ट ट्यूब की, यहां पे है कॉपर। अब कॉपर जो होता है ना, वो हाइड्रोजन से लो रिएक्टिव होता है। आपकी एक आगे रिएक्टिविटी सीरीज आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे टॉपिक है ना, जो वहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल होता है और लो कौन सा होता है। अगर उसको आप देखेंगे तो वहां से आपको इस चीज का समझ में आ जाएगा कि कॉपर जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहां पे कुछ भी नहीं बनने वाला, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी।
रीजन ये है कि कॉपर जो है वो लो रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन किस में है? HCl में। देखो HCl में H लगा हुआ है ना, वो हाइड्रोजन है। तो कॉपर कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, हाइड्रोजन गैस वो नहीं निकाल सकता, इतनी उसमें पावर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो लो रिएक्टिव है। आगे सीरीज में आपको याद भी करवाऊंगा कोड के साथ। तो यहां पे सभी में लिख लो नो रिएक्शन। उसके बाद ई जो टेस्ट ट्यूब है उसमें चारकोल है पाउडर, एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल तो बिल्कुल ही मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, तो नो रिएक्शन सभी में। सल्फर भी एक नॉन मेटल है, तो इसमें भी सभी में नो रिएक्शन। ऐसे हमारा टेबल हो जाता है कंप्लीट। अब हमने जो ऊपर वाले तीन देखे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन, जिसमें से हाइड्रोजन गैस निकली है। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है वहां से टेस्ट ट्यूब में से, अगर हम उसके पास मैट स्टिक लेके आते हैं जलती हुई, तो वहां पे एक साउंड सुनेगा आपको, पॉप साउंड। और वो पॉप साउंड किसका होता है? हाइड्रोजन गैस का। तो ये यहां पे आपका टॉपिक था, रिएक्शन करवा के देखनी थी हमने एसिड के साथ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन किससे करवानी है? बेसेस के साथ, जो कड़वे होते हैं, एसिड खट्टे होते हैं। अगर हम बेसेस की बात करें, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके भी नाम के पीछे हाइड्रोक्साइड लगा होता है ना, वो होता है बेस। और एसिड में तो लिखा ही होगा एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाम से पता लग रहा है कि एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड लिखा हुआ है। बेस की पहचान क्या है? पीछे लिखा होगा हाइड्रोक्साइड, जैसे यहां पे लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इसका फॉर्मूला होता है। आपने इसको क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब में लेना है, और डिसॉल्विंग 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water, ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट। अब इसमें आपने मेटल डालना है, पहले तो एल्यूमिनियम। ब्रिंग अ बर्निंग मैट स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब देखो हाइड्रोजन गैस दिखेगी तो नहीं आपको, दोबारा आप क्या करेंगे? मैट स्टिक लेके जाएंगे जलती हुई। अगर पॉप साउंड आया मतलब इसमें से हाइड्रोजन गैस निकली, अगर पॉप साउंड नहीं आया मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं निकली। तो उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपको यहां पे भी रिएक्शन देखने को जो मिलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो पॉप साउंड आएगा। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर को समझना जो है वो इजी नहीं है, वो हायर क्लासेस में आएगा आपके। बस इतना पता होना चाहिए कि मेटल जब करेंगे बेस के साथ तब भी हाइड्रोजन गैस देंगे, और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म इन क्लास 7th। हमने 7th में एक प्रैक्टिकल किया था कॉपर सल्फेट का और आयरन का, जिसमें कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब उसमें हम आयरन की नेल या आयरन का ब्लेड डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ग्रीन कलर का हो गया, और आयरन नेल के ऊपर एक कॉपर की डिपॉजिट हो गया था, अगर आपको याद हो। तो वो क्या है एक्चुअल में? वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। कॉपर ने क्या किया? कॉपर जो है और Fe जो है, दोनों में जो मोस्ट रिएक्टिव है वो कौन सा है? हमारा Fe। तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, वहां से उसको हटा दिया। कहां से? कॉपर सल्फेट में से, और खुद उसके साथ वो चिपक जाता है, FeSO4 बन जाता है। आयरन सल्फेट और कॉपर अलग होके किसके ऊपर स्टिक हो जाएगा? नेल के ऊपर। ये हमने किया था, अगर आपको याद हो। चलो इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक 500 ml बीकर, आपको 5 लेने हैं 100 ml के बीकर, एंड लेबल देम A B C D and E। पांचों का नाम रख दिया हमने।
टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। 100 ml का बीकर है, मतलब आधा हमने उसको किससे भर लेना है, पानी से। डिजॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंस एज इंडिकेट इन फिगर। जैसा आपको फिगर में इंडिकेट है, आपको सारे वो वाले सब्सटेंस लेने हैं। जैसे कि नीचे लिखा हुआ आपको देखो, बीकर ए में क्या लेना है, कॉपर सल्फेट। बोला था मैंने ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा है फिगर ए में देखो। उसके बाद बीकर बी में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया हुआ है, ये भी ब्लू कलर का होगा। बीकर सी में है हमारा जिंक सल्फेट, जो कि क्या है, कलरलेस है। बीकर डी में हमारा है आयरन सल्फेट, जो थोड़ा सा क्या होगा, ग्रीन से कलर का होगा। थोड़ा सा आपको वैसे यहाँ पे थोड़ा अलग सा कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की, तो ये दोबारा फिर ई में कलरलेस होगा सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है, हमने पांचों के पांचों बीकर में हमने अलग अलग चीजें डालनी है। जैसे कि कॉपर सल्फेट जो फर्स्ट बीकर ए में है, इसमें क्या डाल दिया हमने, नीचे नीचे देखो लिखा हुआ है जिंक ग्रेन्यूल। जिंक ग्रेन्यूल का मतलब है जिंक के छोटे छोटे पीसेस डाल देने हैं पहले बीकर में। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ अलग सा नहीं दिख रहा कि पहले बीकर ए में ब्लू कलर का था, अब नीचे देखिए तो ये कलरलेस सा हो गया, कलरलेस हो गया ना। अब इसकी रिएक्शन क्या है, ये देखो आगे वाले पेज पे, कॉपर सल्फेट में जब जिंक डालते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर को जिंक डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसके साथ स्टिक हो जाएगा सल्फेट के साथ। तो ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर का रेड कलर आ जाएगा और ये कलरलेस बन जाएगा। ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें, दूसरे वाले बीकर में क्या डाल दिया, Fe डाल दिया, तो यहाँ पे FeSO4 बन जाएगा, क्योंकि Fe कॉपर को वहां से भगा देगा सल्फेट से, और आयरन सल्फेट बन जाएगा प्लस कॉपर बन जाएगा, जिसका क्या कलर होगा, लाइट ग्रीन सा कलर। तीसरे बीकर में देखो जिंक सल्फेट था, इसमें हमने कॉपर टर्निंग, कॉपर की जो छीलन होती है ऊपर वाला छिलका सा, वो मिलाया, तो देखो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही। जैसे सी बीकर पहले था वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। बीकर डी में अगर बात करें, तो यहाँ पे पहले फेरस सल्फेट था, जब हमने कॉपर डाला तब भी फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ। ई वाले बीकर में देखें, जिंक सल्फेट में जब Fe डाला तब भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिएक्शन करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताने जा रहा हूं, उसको आपको याद रखना है। जो तो मेटल मोस्ट रिएक्टिव होता है वो तो लो वाले रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, और अगर हमारा जो लो वाला है और इधर जो होगा सॉल्यूशन में अगर वो हाई वाला है, तो लो वाला उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। पहले सीक्वेंस सुन लो फिर आपको समझ में आएगा। सबसे पहले होता है मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, फिर आता है दूसरे नंबर पे सोडियम, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, कैल्शियम आएगा, चौथे नंबर पे मैग्नीशियम, और इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है, काना कार मांगे जब, जब से जैसे जिंक आएगा, फादर ऑफ पंजाब, फादर मतलब Fe, आयरन आ जाएगा, पंजाब Pb से लेड होता है, तो काना कार मांगे जब फादर ऑफ पंजाब से, तो वो क्या करेगा, फादर हाथ चलाएगा, मतलब उसके चांटा मारेगा। हाथ मतलब H से हाइड्रोजन, चलाए से क्या बन जाएगा आपका कॉपर। यहां तक आपको 8th क्लास के लिए इनफ है, याद करना है। काना कार मांगे जब फादर ऑफ पंजाब हाथ चलाए, मतलब पंजाब का फादर है जो वो हाथ चलाता है। जब काना, काना मतलब बेटे का नाम काना होता है। कोई बेटा अगर अपने पापा से कार मांगेगा तो उसके थप्पड़ी तो मारेगा, चांटा लगाएगा, हाथ चलाएगा उसके ऊपर। तो ऐसे मान लेना, इसकी ट्रिक बना ली मैंने। तो अब देखो रिएक्शन कौन सी होंगी कौन सी नहीं। देखो पहले वाले बीकर में क्या था, कॉपर सल्फेट और साथ में जिंक।
सीक्वेंस में देखो जिंक मोस्ट रिएक्टिव है या कॉपर। जो ऊपर वाले हैं वो मोस्ट रिएक्टिव है, जो नीचे आ जाएंगे वो लो रिएक्टिव। काना कार मांगे जब, तो जिंक तो पहले आ गया, कॉपर सबसे लास्ट में है, तो जिंक जो है वो कॉपर से मोस्ट रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है, इसलिए उसने कलर को कर दिया चेंज। दूसरे बीकर में देखो कॉपर सल्फेट प्लस Fe भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव। काना कार मांगे जब फादर, और पंजाब से तो Fe आ गया ना, और कॉपर सबसे नीचे है, तो Fe भी उसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बन जाएगा। तीसरे में देखो जिंक सल्फेट में कॉपर, अब यहां पे चेंज क्यों नहीं हुआ, कौन बताएगा। अब देखो जिंक मोस्ट रिएक्टिव है जो सल्फेट के साथ लगा हुआ है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई। डी बीकर में देखो FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर अगेन क्या है, लो रिएक्टिव, Fe को कैसे हटा दे, नहीं हटा सकता। लास्ट वाले में देखो जिंक सल्फेट प्लस Fe, जिंक और Fe में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है, जिंक मोस्ट रिएक्टिव है। काना कार मांगे जब, तो जिंक पहले आता है Fe बाद में, तो Fe जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो ऐसे करके सीक्वेंस को याद करके हमने चेक करना है कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां से जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है जब वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, इसी रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में भी दोबारा आ जाएगी। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobile, aeroplane, train, satellite, industrial gadget, cooking utensils, water boiler, etc. ये मेटल के यूज तो आपने पढ़े होंगे ना, बहुत सारे मेटल के यूज हैं ये सारे। You are also familiar with the uses of some non metals. आप नॉन मेटल के यूज भी आप फेमिलियर उससे, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग और बताए गए हैं जिनको आपको याद रखना है। मेटल के तो बहुत सारे हैं, उसको तो बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, नॉन मेटल के देख लो कि नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। सोचो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो हमारी लाइफ है, जो सभी लिविंग बीइंग्स हैं जब वो सांस लेते हैं तब उनको वो नॉन मेटल चाहिए। तो अगर किसी ने गैस किया हो वीडियो के चलते कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो हमें चाहिए, तो उसका यूज है। दूसरा देखो, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अगर हमने कोई प्लांट है उसकी ग्रोथ को बढ़ाना है कि वो जल्दी बड़ा हो जाए, तो उसके लिए आपको पता है हम खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं ना, डीएपी वगैरह ये चीजें। अब डीएपी मतलब जैसे मान लो पी है, पी से मतलब क्या बनेगा, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, तो मतलब फर्टिलाइजर में उसका यूज है। और नाइट्रोजन भी डालते हैं, अगर आपको पता हो तो नाइट्रोजन भी क्या है, एक नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का यूज किसमें करते हैं, फर्टिलाइजर में। तीसरा यूज, नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। अगर हमने वाटर को प्योर करना है तो वहां पे भी एक नॉन मेटल यूज होता है। आपने 7th क्लास में भी पढ़ा था, अगर किसी को याद हो, क्लोरीनेशन करते हैं उसका। तो क्लोरीन जो होता है ना वो एक नॉन मेटल है। क्लोरीन गैस का यूज किया जाता है वाटर को प्यूरिफाई करने में। फोर्थ यूज क्या है, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है जिसको अगर हमें कोई घाव हो जाए, चोट लग जाए, तो उसके ऊपर हम उसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और वो पर्पल कलर का सॉल्यूशन किसका होता है, आयोडीन का। और आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो ये चौथा यूज हो गया। लास्ट है हमारा नॉन मेटल यूज्ड इन क्रैकर्स। जो पटाखे होते हैं उसमें भी नॉन मेटल का यूज करते हैं। कौन कौन से,
जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, इनका भी यूज किया जाता है किसमें, नॉन क्रैकर्स में। तो इस तरह से हमारा ये सारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।